और अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर की। सबसे पहले वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें आप देखिएगा और ये तस्वीरें दिखाने के पीछे का मकसद क्या है जो आगे बताना चाह रहा हूं उसमें जरा सुनिएगा। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस खबर को दिखाया ऐसे जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू का दौरा करने के लिए जम्मू कश्मीर गए हैं। एक खबर इससे बहुत आगे तक है। दरअसल जम्मू कश्मीर में इस साल चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह अपने इस दौरे में चुनाव को लेकर के जम्मू कश्मीर कितना तैयार है इस बात की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मायने क्या है, आपको जरा ग्राफिक की मदद से मैं विस्तार से समझाता हूं एक एक पॉइंट कर। सबसे पहला प्लान है टारगेट किलिंग रोकने के लिए सॉलिड प्लान वहां प्लान करके आना, हिंदू परिवारों की सुरक्षा की गारंटी वहां तय करके आना, सीमा पार से जो आतंकी साजिश रची जा रही है उस आतंकी साजिश पर एक गहरी चोट करके आना, उसके अलावा खुफिया एजेंसीज के साथ मीटिंग की ताकि दुश्मन किस तरीके की साजिश रच रहा है इसको पहले ही डिकोड करके खत्म किया जा सके। सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करना इसके पीछे का एक गंभीर मुद्दा है। संवेदनशील जो इलाके हैं उनमें सेना की तैनाती किस तरीके से की जानी चाहिए, सेना की तैनाती को कहां बढ़ाया जाना चाहिए, और सबसे खास बात यह परिसीमन हो चुका है। इसी साल वहां विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं हैं। विधानसभा चुनाव से कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर डर का माहौल है, क्योंकि जो सियासी साख है जम्मू कश्मीर के अंदर वो खत्म हो सकती है। तो विधानसभा चुनाव से पहले आम लोगों के मन में डर के माहौल को खत्म करना अमित शाह के इस दौरे का एक मुख्य लक्ष्य। वोटर के मन से डर निकालने की कवायद गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के नीचे पीछे छुपी हुई है। राजनीतिक प्रक्रिया जो वहां पर है उसको और मजबूत करना है, उसको और तेज करना है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। ये तमाम वो बिंदु जिनके पहले अमित शाह के दौरे को लेकर के सुनिश्चित कर दिया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पूरी घाटी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, कड़े इंतजाम किए गए। अमित शाह सुबह राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने डांगरी गांव के लिए रवाना होना था, लेकिन मौसम खराब था। हालांकि खराब मौसम के चलते वो यहां नहीं पहुंच पाए। अमित शाह ने आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से, सदस्यों से फोन पर बात की। गृहमंत्री सीधे उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके अपने आतंकवाद का शिकार हो चुके हैं, आतंकी हमले का शिकार हुए, और खुद बात करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं, यहां हम लोग हैं आपकी देखभाल करने के लिए। इसके बाद गृहमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। सुनिए जरा। ये दोनों घटनाएं जो 2 दिन में हुई उसकी जांच कल ही भारत सरकार ने एनआईए को सौंप दी है। इस घटना की जांच करेंगे। जांच में एनआईए के साथ जम्मू पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा। तो जम्मू कश्मीर में मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन चुनावी चकल्लेस के चलते सियासी गलियारों का जो पारा है वो गर्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन और मतदाता सूची में संशोधन का काम लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में साल 2023 में वहां चुनाव होने की पूरी संभावनाएं हैं, उम्मीद बढ़ चुकी है। केंद्र शासित बनने के बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर यह पहला चुनाव होने जा रहा है। लेकिन परिसीमन क्या है, परिसीमन के बाद वहां क्या बदल चुका है, सबसे पहले आप जरा यह समझिए। कुल 90 सीटें हो चुकी हैं, जिसमें से कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के पीओके की 24 सीटें हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में 43 सीटें हैं, कश्मीर घाटी की 47 सीटें कर दी हैं। जम्मू में अब बताता हूं कि सीटें कितनी बढ़ी हैं। जम्मू में 6 सीटें बढ़ चुकी हैं, घाटी में 1 सीट बढ़ी है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक एसटी क्लास के लिए वहां सीट रिजर्व की गई, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और कुल 9 सीटें एसटी क्लास के लिए रिजर्व की गई। एससी क्लास के लिए 7 सीटों को रिजर्व किया गया, उनको आरक्षण का लाभ दिया गया ताकि उनका प्रतिनिधित्व राज्य की सत्ता में और मजबूत हो सके। 2014 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे वहां उतरी थी। बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, लेकिन पहली बार बीजेपी को जम्मू कश्मीर में बड़ी जीत हासिल हुई। जम्मू कश्मीर के 2014 विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे बताता हूं आपको। पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 13 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। इसमें चुनाव की सबसे खास बात यह कि बीजेपी का वोट प्रतिशत यहां पर सबसे ज्यादा था, यानी पूरी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोग थे जो कि बीजेपी पर भरोसा करते थे। बीजेपी को इस चुनाव में लगभग 23% वोट मिले थे, जबकि 28 सीट पाने वाली पीडीपी को 22.7% वोट, जो कि वहां की परंपरागत एक राजनीतिक पार्टी रही है। 2014 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करके, वोट प्रतिशत हासिल करके बीजेपी ने दिखा दिया कि वो अब जम्मू कश्मीर की सियासत में दमदार खिलाड़ी बन चुकी है।
और यही बानगी है कि अब परिसीमन के बाद गुपकार गैंग डरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था वो बताता हूं आपको। उन्होंने कहा था कि जो चुनाव हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करा रही है, यानी ईसी नहीं करा रहा है बल्कि चुनाव ईडी करा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जम्मू कश्मीर में राज करने वाला गुपकार गैंग और खासतौर पर अब्दुल्ला परिवार, यह मोड़ करके मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार डर किस बात का। दरअसल उपराज्यपाल की अगुवाई में विकास की नई गाथा जम्मू कश्मीर के अंदर लिखी गई है। केंद्र सरकार के पैकेज का फायदा जम्मू कश्मीर में गांव गांव तक लगातार पहुंच रहा है। सड़क और बिजली का काम होने से लोग खुश हैं। लोग इस बात का भरोसा कर रहे हैं कि विकास की ताबीर में वो हमसफर बनकर आगे जा रहे हैं। आतंकवाद घाटी के अंदर आखिरी सांसें गिन रहा है। पत्थरबाजी लगभग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपको याद भी नहीं होगा कि आपने आखिरी बार पत्थरबाजी की बातें जम्मू कश्मीर के अंदर कब सुनी थी। मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार का जो सियासी दबदबा है वो लगभग खत्म हो चुका है और चुनाव में अगर फिर बीजेपी पर लोग भरोसा जताते हैं तो राह साह जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अहम बात है कि कांग्रेस से अलग होकर के गुलाम नबी आजाद नई पार्टी वहां बना चुके हैं। आजाद की नई पार्टी गुपकार गैंग की मुसीबतें पहले ही बढ़ा चुकी है और बीजेपी को इसका सियासी फायदा वहां हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, वापस लौटेंगे आप